हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल थॉट ऑफ जॉन लॉक। जॉन लॉक के आइडिया समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। जॉन लॉक का बर्थ हुआ था 1638 में, तो आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए। कुछ बेसिक चीज़ें जो जॉन लॉक के बारे में ज़रूरी है मैंने लिख के रखी हैं, वो पहले मैं आपको बता दूँ, तो उसके बाद फिर इनके आइडियाज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहली बात, ही इज़ कंसीडर्ड स्पिरिचुअल फादर ऑफ यूरोपियन एनलाइटनमेंट। तो एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, तो इसलिए इसका ध्यान रखना कि स्पिरिचुअल फादर यूरोपियन एनलाइटनमेंट का जॉन लॉक को माना गया, स्पिरिचुअल फादर। इसके अलावा इन्हें फादर माना गया क्लासिकल लिबरलिज्म का, पॉलिटिकल। तो आपको पता है कि लिबरलिज्म के दो डायमेंशन है, एक तो पॉलिटिकल, एक इकोनॉमिक, है ना। पॉलिटिकल लिबरलिज्म कहता है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इकोनॉमिक लिबरलिज्म कहेगा फ्री मार्केट होनी चाहिए। तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म के फादर तो एडम स्मिथ को कहा जाता है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म के फादर जॉन लॉक को कहा जाता है, और इन्हें स्पिरिचुअल फादर कहा गया यूरोपियन एनलाइटनमेंट का। इसके अलावा इनके आइडियाज़ ने इन्फ्लुएंस किया अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन दोनों को। तो इनके आइडियाज़ लिबरलिज्म से जुड़े, फ्रीडम से जुड़े, लिबर्टी से जुड़े। उन्हीं आइडियाज़ ने बाद में इन्फ्लुएंस किया लोगों को, और अमेरिका में रेवोल्यूशन हुआ, फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ 1789 में। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट एक ट्रस्टी की तरह होता है, यानी कि गवर्नमेंट आपका कोई मालिक की तरह नहीं है, वो एक ट्रस्टी की तरह है जिसको आपने पावर दी है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, उसका काम है बस उस पावर को कुछ टाइम के लिए संभालना, यानी कि वही 4 साल 5 साल। लिमिटेड गवर्नमेंट की ये बात कर रहे हैं, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए गवर्नमेंट चुनी जानी चाहिए, मतलब ये मोनार्की, डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट है। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। इसके अलावा इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया रॉबर्ट फिल्मर के आइडियाज़ को। रॉबर्ट फिल्मर ने कहा कि डिवाइन राइट टू किंगशिप थ्योरी उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि ये डिवाइन राइट होता है, यानी कि ईश्वर ने राइट दिया है राजा को राज करने का। ईश्वर ने ही राजा को राजा बनाया है, तो ईश्वर ने उसे राइट दिया है, तो इसीलिए कोई उसके राइट, उसकी पावर्स को करटेल नहीं कर सकता, कम नहीं कर सकता। इन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है, गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, लोग चुनेंगे उसे। कोई डिवाइन राइट नहीं है कि आप हमारे ऊपर राज करो। आप भी हम में से ये एक हो, चुन के जाओ, वो भी कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, 5 साल के लिए, 4 साल के लिए। तो रॉबर्ट फिल्मर की डिवाइन राइट्स की थ्योरी को इन्होंने क्रिटिसाइज किया। और कई बार एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट फिल्मर और दूसरी तरफ लिखा हो डिवाइन राइट ऑफ थ्योरी, तो आपको मैच करना है। इसके अलावा ये 1688 में जो रेवोल्यूशन हुआ, कहाँ पे, जिसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहते हैं ब्रिटेन में, उसके लिए कहा जाता है अपोलोजिस्ट फॉर द ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ये टर्म्स आपको एज इट इज याद रखनी, क्योंकि एग्जामिनेशन पूछी जाती है। और अपोलोजिस्ट का मतलब है यहाँ पे सपोर्टर, ठीक है, कि वो सपोर्ट करते हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन को, जो इंग्लैंड में हुआ, ब्रिटेन में हुआ 1688 में, जिसके साथ उन्होंने मोनार्की को खत्म करके लिमिटेड मोनार्की बना दिया। तो यहाँ तक हमने क्या क्या समझा कि ये स्पिरिचुअल फादर है एनलाइटनमेंट, यूरोपियन एनलाइटनमेंट के। इसके अलावा ये फादर हैं क्लासिकल लिबरलिज्म के। इनका इन्फ्लुएंस था अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर। ये अपोलोजिस्ट हैं, सपोर्टर है ब्रिटिश ग्लोरियस रेवोल्यूशन के। इसके अलावा इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट एक ट्रस्टी की तरह होती है। और इन्होंने रॉबर्ट फिल्मर का जो आइडिया है डिवाइन राइट की थ्योरी है किंगशिप की, तो उसे इन्होंने क्रिटिसाइज किया। अच्छा, यहाँ से एक बात याद आई है किंगशिप से। तो एक बात है कि किंगशिप हैज़ नो किनशिप, ठीक है। तो ये बात कही है अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने, आपको पता है खिलजी डायनेस्टी जब रूल कर रही थी इंडिया को, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये बात कही थी कि इसका हमारे वैसे पेपर से कोई लेना देना नहीं है, वैसे मैंने आपको बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अभी शुरू करते हैं इनके आइडियाज़ को। देखो, सबसे पहले बैकग्राउंड अच्छे से समझो कि उस टाइम पे इंग्लैंड में क्या हो रहा था। क्योंकि देखो, उस टाइम में ना इंग्लैंड में आप कह लो कि 2 पार्टीज बनी हुई थी। 2 पार्टीज का मतलब 2 गुट बने हुए थे, 2 पार्ट्स में लोग डिवाइडेड थे। कुछ लोग थे जो कहते थे कि मोनार्की अच्छी है, राजतंत्र अच्छा है, राजा ही हमें गवर्न करेगा। कुछ लोग कहते थे मोनार्की को खत्म करो, राजतंत्र को खत्म करो, डेमोक्रेसी लेके आओ, रिपब्लिक लेके आओ, या फिर लिमिटेड मोनार्की लेके आओ कम से कम, ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की।
यानी कि राजा को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, लॉ के साथ, कानून के साथ आप कंट्रोल करो। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होनी चाहिए, और एक तरफ लोग थे, नहीं एब्सोल्यूट मोनार्की होनी चाहिए। तो इस बैकग्राउंड में जो होब्स हैं, होब्स मोनार्की के पक्ष में थे, इसीलिए उन्होंने लेविएथन जैसी बुक्स लिखी। तो ये डिबेट उस टाइम पे चल रही थी। जॉन लॉक डेमोक्रेसी के सपोर्ट में थे, इसीलिए उन्होंने डेमोक्रेसी से जुड़े हुए आइडियाज प्रेजेंट किए, इसीलिए उन्होंने ग्लोरियस रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया, अपोलोजिस्ट बने उसके, जो कि मोनार्की के अगेंस्ट था। तो ये बैकग्राउंड है, जानना जरूरी है। अभी बैकग्राउंड को और अच्छे से थोड़ा जान लेते हैं। जॉन लॉक एक मेडिकल एडवाइजर थे, सेक्रेटरी थे लॉर्ड एशली, जो कि अर्ल ऑफ शेफ्ट्सबरी थे। ये भी एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। अभी जानना क्यों जरूरी है, बस मैं आपको, क्योंकि आपको कहानी पता होनी चाहिए। लॉर्ड एशली कौन थे? क्रिटिक थे ऑफ द स्टुअर्ट मोनार्की। उस टाइम पे स्टुअर्ट मोनार्की चल रही थी, यानी कि स्टुअर्ट परिवार का राज चल रहा था ब्रिटेन में। तो उसके अगेंस्ट थे लॉर्ड एशली, और लॉर्ड एशली के लिए ये काम करते थे। इसीलिए जॉन लॉक इन्फ्लुएंस थे लॉर्ड एशली के आइडिया से। तो ये अभी एग्जामिनेशन में कभी पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता, लेकिन फिर भी दिमाग में कहीं रखना है कि जॉन लॉक फंडामेंटली और स्टार्टिंग से इनिशियली उनके दिमाग में जो आइडियाज़ आए मोनार्की के अगेंस्ट, उसमें बड़ा हाथ था लॉर्ड एशली का। ठीक है। तो अभी जॉन लॉक के टाइम पीरियड में चार्ल्स टू राजा बनते हैं इंग्लैंड के। ओके। और इंग्लैंड में उस टाइम पे ज़्यादातर प्रोटेस्टेंट लोग रहते थे। देखो, रिलीजन में, क्रिश्चियनिटी में कई सारे सेक्ट हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, सभी में कई सारे सेक्ट होते हैं ना। जैसे मुस्लिम्स में शिया, सुन्नी, अहमदिया, कादियान, कई सारे हैं। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में भी है, एक प्रोटेस्टेंट है, एक ऑर्थोडॉक्स है ना, और कई सारे हैं। तो ऐसे ही उस टाइम पे जो राजा बने, उस टाइम पे आप कह लो कि ज़्यादातर लोग और राजा दोनों प्रोटेस्टेंट थे, प्रोटेस्टेंट रिलीजन को मानते थे। ठीक है। चार्ल्स टू बीमार हो जाते हैं, लेकिन चार्ल्स टू के जो ब्रदर थे वो कैथोलिक थे, यानी कि वो रिलीजन के दूसरे सेक्ट को फॉलो करते थे। ठीक है, समझ लो। चार्ल्स टू थे जो, वो क्या थे? प्रोटेस्टेंट, और लोग भी प्रोटेस्टेंट थे। तो ये है चार्ल्स टू, ये है प्रोटेस्टेंट, और वहाँ के लोग भी प्रोटेस्टेंट हैं। लेकिन वो बीमार हो जाते हैं, उसके बाद राजा बनते हैं जेम्स टू। और जेम्स टू क्या थे? जेम्स टू कैथोलिक थे, लेकिन लोग अभी कैथोलिक थोड़ी ना है, लोग तो प्रोटेस्टेंट है। तो लोगों में और राजा में विरोध बढ़ना शुरू हो गया। अभी कौन है? अभी राजा जेम्स सेकंड है। ओके। और लोग प्रोटेस्टेंट है और राजा कैथोलिक है। तो प्रोटेस्टेंट लोग उसे फिर रिफ्यूज करेंगे, उसके अगेंस्ट, है ना, उसे नहीं एक्सेप्ट करेंगे इजीली राजा। तो यानी कि राजा के अगेंस्ट जो मूवमेंट बनी वो ये रिलीजन के वजह से भी बनी, कि राजा प्रोटेस्टेंट है, कैथोलिक है, उसकी वजह से भी एक मूवमेंट चली राजा मोनार्की के अगेंस्ट। देयर वॉज ग्रोइंग ऑपोजिशन टू मोनार्की स्पेशली ड्यू टू फियर्स ऑफ कैथोलिक इन्फ्लुएंस। देखो, मोनार्की के अगेंस्ट भी ये रिलीजियस मूवमेंट एक शुरू हुई थी, मतलब रिलीजन एक रीजन था। इन 1685 जेम्स टू बिकेम किंग, जेम्स टू राजा बन जाते हैं। और लॉक, आपको पता है कि फिर वहाँ से हॉलैंड चले जाते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और परसिक्यूशन का डर था। लॉक को मारा जा सकता था क्योंकि वो राजा के अगेंस्ट थे, तो लोग छोड़ के चले गए इंग्लैंड। 1689 ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद लॉक वापस आते हैं इंग्लैंड। ठीक है, ओके। और जेम्स टू को अभी तक आप कह लीजिए थ्रोन से उतारा जा चुका था, सिंहासन से उतारा जा चुका था। अभी इसके बाद दो लोगों को, मतलब उसके बाद हॉलैंड से प्रिंस ऑफ हॉलैंड को बुलाया गया राजा बनने के लिए। यानी कि ये एक तरीके का कठपुतली राजा था, कि अभी राजा तो किसी को बनाना ही था ना। तो हॉलैंड से अभी देखा गया कि राजा के परिवार में, आसपास के देशों में राजा के परिवार के कौन से लोग बचे हैं, तो देखा गया हॉलैंड का प्रिंस, उसे बना लेते हैं, मतलब ये बात हुई। और इंग्लैंड में 1689 से फिर क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश हो गई ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद। ये आप समझ गए। ठीक, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे पहले इनकी बुक्स के बारे में जान लो, क्योंकि एग्जामिनेशन में कई बार पूछी जाती हैं, तो बुक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी तक हमने क्या देखा? ग्लोरियस यूरोपियन एनलाइटनमेंट के ये स्पिरिचुअल फादर हैं कि नहीं। रॉबर्ट फिल्मर की जो डिवाइन राइट की किंगशिप की थ्योरी है, उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया है।
लिबरलिज्म के ये फादर हैं, ये चीज़ें हमने समझी है। तो ये इनकी बुक्स हैं अभी। तो पहली बुक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। फिर है टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। तो ये तीनों बुक्स 1689 में पब्लिश हुई। ये आपको कैसे याद रहेगा, ये यही मेन बुक्स है वैसे इनकी। तो ये आपको कैसे याद रहेगा, क्योंकि देखो 1688 तक तो ये बाहर थे ना, चले गए थे इंग्लैंड छोड़ के। तो 1689 तक जब वापस आए तो उन्होंने काफ़ी कुछ लिख रखा होगा, तो साथ में पब्लिश करवाया होगा कि नहीं, तो इसलिए एक ही साल में 3 बुक्स आई। तो ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये क्या है, फाउंडेशनल वर्क इन एपिस्टेमोलॉजी एक्सप्लोरिंग द नेचर एंड लिमिट ऑफ ह्यूमन नॉलेज। तो ह्यूमन की नॉलेज के बारे में, एपिस्टेमोलॉजी के बारे में, कोई भी चीज़ का को समझने के बारे में है। फिर दूसरी बुक है टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट, अ पॉलिटिकल वर्क एडवोकेटिंग नेचुरल राइट। इसी में इन्होंने नेचुरल राइट की बात की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात की, है ना। इसके अलावा टिरनी या फिर आप कह लो कि डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट रेवलियन को या रेवोल्यूशन को इन्होंने यहाँ पे सपोर्ट किया। तो टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट ये मेन बुक है जिसमें इनके ज़्यादातर आइडियाज़ हैं। फिर एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन नेचर में ह्यूमन नेचर के बारे में है। फिर है अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, यहाँ पे वो बात करते हैं रिलीजियस टॉलरेंस की, एम्फेसाइजिंग द सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, की स्टेट और चर्च को अलग होना चाहिए, रिलीजन और स्टेट और पॉलिटिक्स आपस में जुड़े नहीं होने चाहिए। तो समझे, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की बात ये करेंगे ही, क्योंकि ह्यूमन नेचर की बात करते हैं, इनकी थ्योरी ह्यूमन नेचर पर बेस्ड है। फिर टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, ओके। फिर है अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, क्योंकि आपको पता है कि रिलीजन को लेके वहाँ पे बहुत बड़ी बहस चल रही थी। रिलीजन की वजह से ही बड़े बड़े रेवोल्यूशन वहाँ पे हुए। ग्लोरियस रेवोल्यूशन में भी कहीं ना कहीं रिलीजन का हाथ था। तो रिलीजन को लेकर टॉलरेंस होना चाहिए, रिलीजन और स्टेट अलग होने चाहिए। तो ये बात करेंगे ही, अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेंस, टॉलरेशन, ओके। टॉलरेशन, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों एक जैसे है, और ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, ये तीनों पब्लिश हुई 1689 में। तो 88 में वापस आए, 89 में वापस आए 88 के बाद, तो 3 बुक्स पब्लिश करवाई। कौन सी, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से जुड़ी हुई, टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, इसके अलावा किससे जुड़ी हुई, लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, ठीक है। इसके अलावा है फिर सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन, द रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, अ विंडिकेशन ऑफ रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, ऑफ द कंडक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये इनकी बुक्स है। तो ये याद रखना कि कंसर्निंग वाली बुक्स इनकी है, ओके। कंसर्निंग वाली बुक्स इनकी है। इसके अलावा विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ विमेन, ये आपको पता है बुक है मैरी वॉल्सनक्राफ्ट की। तो इसी तरीके से अ विंडिकेशन ऑफ रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये इनकी बुक है। तो जोड़ के याद करने की कोशिश करना। ये एक निमोनिक भी है, यहाँ पे मैंने ऐड किया है, क्या है, एवरी ट्रू लर्नर शुड रीड ओवरव्यूज, ठीक है। एवरी ट्रू लर्नर शुड रीड ओवरव्यूज में क्या है, ई से क्या है, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, टी से टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, एल से लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, एस से सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन, आर से द रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, ओ से ऑफ द कंडक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आपको ऐसे याद रहे तो ऐसे भी याद रख लेना। और 3 मेन बुक्स तो इनकी 89 में ही पब्लिश हुई है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या चीजें हुई ये देख लेते हैं। ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एस्टेब्लिश कर दिया। अभी जो रियल पावर थी पहले राजा के पास होती थी, अभी पार्लियामेंट के पास आ गई, पार्लियामेंट को पावरफुल बना दिया, ओके। और आपको पता है कि इंग्लैंड वापस आने के बाद इन्होंने ये बुक्स पब्लिश करवाई जो आपको मैंने अभी बताई है। पॉलिटिकल फिलोसफी, इनकी मेन पॉलिटिकल फिलोसफी और मेन पॉलिटिकल आइडियाज हमें देखने को मिलते हैं इनकी बुक टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, जो कि 1689 में पब्लिश हुई। गवर्नमेंट के बारे में इनके आइडियाज, ट्रीटाइज का मतलब बड़े बड़े ग्रंथ, बुक। तो इसमें इन्होंने क्या किया, जस्टिफाई करने की कोशिश की ग्लोरियस रेवोल्यूशन को। याद रखना इस बुक का पर्पस ये भी है कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन को जस्टिफाई करें। जो अभी पार्लियामेंट्री मोनार्की वहाँ पे या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश हुई है ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद, वो सही है, ये फैक्ट एस्टेब्लिश करने के लिए, ये जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने ये बुक लिखी कि ये क्यों जरूरी था, ठीक है। अभी ये चीज हम छोड़ सकते हैं, प्रोफेसर पीटर ने क्या कहा, छोड़ देते हैं। तो टू ट्रीटाइज में
टू ट्रीटाइज मैं कह रहा हूँ, दो बड़े बड़े ग्रंथों को जोड़ के एक बुक बनाई गई है, यानी कि एक ही बुक के दो पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट है जो फर्स्ट ट्रीटाइज है, उसमें इन्होंने क्या क्या किया है, रॉबर्ट फिल्मर की डिवाइन राइट की थ्योरी है उसे क्रिटिसाइज किया है। तो पहले में तो ये क्या कर रहे हैं, पहले ट्रीटाइज में क्या करेंगे, जो पहले की सारी थ्योरीज है ना उसे इन्होंने क्रिटिसाइज किया, और दूसरे में फिर अपना पॉइंट रखा कि मैं क्या सोचता हूं। जैसे आपने प्लेटो की रिपब्लिक के बारे में पढ़ा होगा ना, प्लेटो पहले सभी लोगों के आइडिया सुनते हैं, फिर अपना आइडिया रखते हैं, पहले सबको वो क्रिटिसाइज करते हैं, सेफलस, थ्रेसिमार्कस, पॉलीमार्कस, सबको, फिर अपना आइडिया रखते हैं जस्टिस का। ऐसे ही फर्स्ट ट्रीटाइज में जॉन लॉक ने क्या किया, रॉबर्ट फिल्मर की जो उस टाइम पे आप कह लो पॉपुलर आइडियोलॉजी थी, थॉट था कि डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप का, ईश्वर ने आपको राइट दिया है राजा बनने का, उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया, और दूसरे में फिर अपने आइडिया रखेंगे। और रॉबर्ट फिल्मर की बुक का नाम क्या है, पैट्रियार्का, और ये बुक भी उसी टाइम पीरियड में लिखी गई थी जब राजा और प्रजा के बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो ये बुक पैट्रियार्का भी 1680 में ही पब्लिश हुई थी, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बुक नहीं थी उस टाइम के हिसाब से। पैट्रियार्का डिवाइन राइट की इन्होंने फर्स्ट ट्रीटाइज में इसे अच्छे से फिर क्या किया, क्रिटिसाइज किया। ठीक है, ये मतलब ये डिवाइन राइट की थ्योरी ये कहती थी कि गॉड गिव्स राइट टू रूल टू किंग। वो कहते हैं कि गॉड नहीं, गॉड हैज गिवन राइट ऑफ रूलिंग टू किंग, कि राजा को रूल करने का राइट ईश्वर ने दिया है। तो अगर हम राजा की बात मान रहे हैं, वी आर नॉट ओबेइंग किंग, कि हम किंग को ओबे नहीं कर रहे, बल्कि हम ओबे कर रहे हैं गॉड को। और अगर हम राजा की बात नहीं फॉलो कर रहे हैं तो हम डिसओबे कर रहे हैं गॉड को। तो इसलिए राजा की बात मानना ईश्वर की बात मानने के इक्वल है। तो ये बात हो गई, इस बात को इन्होंने कहा कि ये गलत बात है, लोक ने कहा। फिर सेकंड ट्रीटाइज में ये क्या लिखते हैं, ही प्रेजेंट्स हिज ओन फिलॉसफी। ठीक है, ठीक है। और ये जो सेकंड ट्रीटाइज है ना, इसका टाइटल क्या है, एन एसे कंसर्निंग द ट्रू ओरिजिनल एक्सटेंट एंड एंड ऑफ सिविल गवर्नमेंट। इसमें इन्होंने लिखा कि कैसे सिविल गवर्नमेंट एंड हो सकती है, एंड होती है। ओके, यानी कि इसमें इन्होंने अपने आइडियाज रखे, और एंड का मतलब यहां पे पर्पस भी है। ठीक है, सॉरी, पर्पस भी है यहां पे एंड का मतलब। सेंट्रल आइडिया क्या है ये सेकंड ट्रीटाइज का, ऑल मैन आर बोर्न इक्वल, ईच इंडिविजुअल इज अ सोवरेन रूलर ऑफ हिज ओन बॉडी। हर एक इंसान इक्वल पैदा होता है, फ्री पैदा होता है, यानी कि किसी का भी आपके ऊपर रूल नहीं हो सकता, आप किसी के स्लेव नहीं हो सकते, आपको कोई राजा रूल नहीं करेगा, आप अपने आप को खुद रूल करोगे। और आप अपने आप को खुद कैसे रूल कर सकते हो, डेमोक्रेसी में। तो यानी कि डेमोक्रेसी का आइडिया एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ऑल पीपल आर बोर्न इक्वल, ये इनकी मेन बात है। तो फर्स्ट ट्रीटाइज में रॉबर्ट फिल्मर के आइडिया, उनकी बुक पैट्रियार्का को इन्होंने क्रिटिसाइज किया। सेकंड ट्रीटाइज में अपने आइडियाज ये देंगे, और बुक का नाम क्या है, टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट। ये भी आपको पता चल गया क्यों है, और लिखी क्यों गई 1689 में, सारे आपको अभी पता चल रही होंगी चीजें। तो इसमें इन्होंने एक थ्योरी ये दी, वर्कमैनशिप आइडियल, कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाए याद रखना। वर्कमैनशिप आइडियल ये कहता है कि क्रिएटर इज ऑनर ऑफ व्हाट ही क्रिएट्स। तो जो भी इंसान क्रिएट करता है ना कोई भी चीज, मान लो इस इंसान ने क्या बनाया, एक घर बनाया, तो ये घर का ऑनर अभी यही होगा ना, क्योंकि इसने बनाया है ये। ठीक है, तो वर्कमैनशिप आइडियल इसे कहते हैं कि जिसने काम किया है उसी की वो चीज होनी चाहिए, यानी कि ये इसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसने इसे क्रिएट किया है, तो इसकी प्रॉपर्टी सिर्फ इसी की मलकियत है, कोई और इसे नहीं ले सकता। यानी कि गवर्नमेंट, किंग, कोई भी इसे नहीं ले सकता। यानी कि यहां से क्या स्टैब्लिश कर रहे हैं, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, हु क्रिएटेड ह्यूमन बींग्स। तो क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बींग को किसने क्रिएट किया। तो ये कहते हैं कि ठीक है, आप मानते हो गॉड ने क्रिएट किया, ठीक है, तो ईश्वर ने क्रिएट किया है ना, तो हम सब ईश्वर की प्रॉपर्टी हैं, तो ईश्वर हमारे ऊपर खुद से रूल करेगा, किसी इंसान के थ्रू थोड़ी ना। तो इसीलिए हमारे ऊपर रूल करने का अधिकार ईश्वर को है, गॉड को है, किसी इंसान को थोड़ी ना है। कोई इंसान कह देगा कि मैं ईश्वर के रूल कर रहा हूं अकॉर्डिंग, तो ये तो गलत है, वो तो ईश्वर ही करेगा, क्योंकि उसने हमें क्रिएट किया है। वर्कमैनशिप आइडियल ये भी कहता है कि मान लो ईश्वर ने आपको क्रिएट किया है, तो ईश्वर ही आपके ऊपर रूल करेगा।
कोई इंसान नहीं, तो ईश्वर तो यहाँ पे नहीं है, तो आप खुद से अपने आप को रूल करोगे फिर, समझ रहे हो ना। नो वन कैन रूल अ पर्सन विदाउट हिज कंसेंट। क्वेश्चन आता है हाउ कैन गवर्नमेंट रूल पीपल। तो ये कहते हैं कि अभी ईश्वर तो यहाँ पे नहीं है तो कैसे रूल करें, फिर रूल तो चाहिए ही, सिस्टम तो चाहिए ही। ये कहते हैं कि अपने आप को रूल करो, डेमोक्रेसी। वाई वी नीड गवर्नमेंट, डिवाइस ऑफ स्टेट ऑफ नेचर, प्रॉब्लम्स इन एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। तो अभी यहाँ से सारा फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया स्टार्ट होता है। अभी यहाँ से स्टार्ट होगा कि हमें गवर्नमेंट चाहिए तो कैसी चाहिए, क्यों चाहिए, और फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो सारी चीज़ें। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके। ऐप और वेबसाइट का नाम है अमन पाठशाला, ठीक है। और लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स हर एक जगह पे गिवन है, ये नंबर भी गिवन है, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। वहाँ पे आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो पॉलिटिकल साइंस के लिए, जिसमें वीडियो लेक्चर है, पीडीएफ नोट्स है, एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू, सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, अगली वीडियोज़ की भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और कोई डाउट होगा लिख के मुझे पूछना। कोर्स ज्वाइन करने के लिए नंबर गिवन है। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।